BSc Part 2 Physics Paper 1 Distribution of Molecular Velocity Unit 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज। आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करें। मैक्सवेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। मैक्सवेल का आणविक वेगों के वितरण का नियम। गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार अणु विविध संभव चालों से सब संभव दिशाओं में गतिशील होते हैं। अपने गति के दौरान अणु अपनी अन्य अणुओं से तथा पात्र की दीवारों से टक्कर करते हैं, जिससे उनकी चाल और दिशा बदल जाती है। कितने अणुओं का वेग एक निर्दिष्ट दिशा परिणाम में दिशा में होता है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए गैसों के वेग वितरण फलन का अध्ययन आवश्यक है। मैक्सवेल के अनुसार अणुओं में वेगों का वितरण एक नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग तथा अणुओं की संख्या जिनके वेग नियत वेग रेंज में होते हैं कांस्टेंट रहते हैं। मैक्सवेल के इस नियम को आणविक वेग वितरण का नियम कहते हैं। मैक्सवेल ने वेग वितरण के नियम को व्यक्त करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं की। पहली परिकल्पना, गैस के किसी परिमित आयतन में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अणु अपने विस्तार की तुलना में बृहद दूरी से पृथक्कृत होते हैं तथा वे सतत गति की अवस्था में होते हैं। एक गैस के अणु समस्त अणु समान होते हैं। उन्हें अति लघु आकार के गोलाकार दृढ़ पिंड के रूप में माना जा सकता है। जब अणु टकराते हैं तो केवल उस अवस्था को छोड़कर वे एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते, अतः अणु टकरों के मध्य सीधी रेखा में गति करते हैं। अणुओं के एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से कोलिजन पूर्णतः इलास्टिक होता है। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में अणु का संपूर्ण उपलब्ध आयतन में वितरण एक समान होता है, अर्थात पात्र में किसी स्थान पर आयतन अल्पांश dV में अणुओं की संख्या dN का मान होगा dN = स्मॉल n इंटू dV। यहाँ स्मॉल n कैपिटल N डिवाइडेड V/V यानी प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है। आणविक वेगों की सब दिशाओं में समान रूप से प्रोबेबिलिटी होती है, अतः उनके सब मान संभव हो सकते हैं। टक्करों के परिणाम स्वरूप अणुओं की चाल में निरंतर परिवर्तन होता है, परंतु साम्य अवस्था में चालों की किसी निर्दिष्ट रेंज में अणुओं की संख्या नियत रहती है। मान लीजिए किसी पात्र में प्रति एकांक आयतन n अणु है। यदि किसी क्षण किसी अणु के वेग का परिमाण c है तथा XYZ अणुओं के अनुदिश घटक u v w हो तो c² = u² + v² + w² के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसी प्रकार से XYZ अक्षों के अनुदिश वेग c + dc के घटक u + du, v + dv, w + dw है। एक्स एक्सिस के अनुदिश अणु का वेग u + du के मध्य होने की प्रोबेबिलिटी fu du है। यहाँ fu वेग u का कोई फंक्शन है। इसी प्रकार y और z एक्सिस के अनुदिश वेग v + dv, w + dw के मध्य होने की प्रोबेबिलिटी fv dv है और w + dw के बीच होने की प्रोबेबिलिटी fw dw मानी जा सकती है। यहाँ अणु के घटकों में एक रूपता होने के कारण फंक्शन f तीनों घटकों में समान माना गया है। प्रायिकता के सिद्धांत से अणु के घटक x दिशा में u + du, y दिशा में v + dv,
जेड दिशा में डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू के बीच होने की जॉइंट प्रोबेबिलिटी पी बराबर होगी एफ यू डी यू एफ वी डी वी एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, यानी एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। डी एन उस सर्टन वॉल्यूम के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो दी जाती है एन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एन पी के द्वारा। तो डी एन जो है वो एन एफ यू डी एफ यू डी एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू के बराबर है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब यदि एक्स वाई जेड अक्षों दिशाओं में अक्षों के अणु के वेग घटकों को क्रमशः यू वी डब्ल्यू के द्वारा व्यक्त करें तो सभी गतिशील अणुओं को इस आरेख में बिंदु के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। एक पॉइंट लगा करके हम बता सकते हैं। इस आरेख को क्या कहते हैं? इस आरेख को वेग सूचक आरेख यानी वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इस आरेख में बिंदु यू एफ यू वी पर स्थित अल्पांश डी यू डी वी डी डब्ल्यू में वेग अणुओं की संख्या समीकरण 3 के अनुसार डी एन होगी। अतः इन वेग बिंदुओं का घनत्व कैसा क्या होगा? रो बराबर डी एन डिवाइडेड बाय डी यू डी वी डी डब्ल्यू के बराबर है, विच इज़ एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। चूँकि रो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी स्पेस में मूल बिंदु से समान त्रिज्या दूरी c पर सभी अल्पांशों में रो का मान समान रहता है। देखिए इस चित्र में बताया है, हमने एक्स वाई जेड के स्थान पर यू वी डब्ल्यू लिया है और इस बॉक्स के अंदर जिसकी की डायमेंशन डी यू डी वी डी डब्ल्यू है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो डी एन के बराबर है। यहाँ पर हमने देखा कि c कांस्टेंट हमने लिया है। c कांस्टेंट दूरी के लिए रो का मान कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। तो c के कांस्टेंट मान के लिए रो की परिभाषा जो थी वहाँ से आया एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू कांस्टेंट है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन अवकलन 0 होता है। तो डी एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू को 0 होगा। समीकरण 5 का अवकलन करने पर डी एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, यू डिपेंडेंट, वी डिपेंडेंट, डब्ल्यू डिपेंडेंट। तो सबसे पहले हमने वी और डब्ल्यू को कांस्टेंट मानते हुए पहला डिफरेंशिएशन डेल्टा एफ यू अपॉन डेल्टा यू किया इंटू डी यू। दैन दूसरी टर्म हमारे पास आई है एफ यू एफ डब्ल्यू डेल्टा एफ वी अपॉन डेल्टा वी इंटू डी वी प्लस एफ यू एफ वी डेल्टा एफ डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6। ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 थी, हमने उसको डिफरेंशिएट किया है पार्शियल मेथड से। अब इस इक्वेशन नंबर को हम एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से भाग दे रहे हैं। जो 6 इक्वेशन नंबर थी इसको भाग देने पर हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन एफ यू डेल्टा एफ यू अपॉन डेल्टा यू डी यू, 1 अपॉन एफ वी डेल्टा एफ वी अपॉन डेल्टा वी डी वी, 1 अपॉन एफ डब्ल्यू डेल्टा एफ डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू इज 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अणु के वेग c के नियत मान के लिए इक्वेशन 1 से क्या आएगा? u स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। आगे इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो ये आ गया 2u डी यू 2v डी वी 2w डी डब्ल्यू। 2 फैक्टर जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब u डी यू v डी वी w डी डब्ल्यू के एडिशन को 0 होना होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है। समीकरण 7 और 8 को संयुक्त समीकरण बनाने के लिए लैग्रेंजन द्वारा निर्धारित की गई मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार समीकरण 8 को अज्ञात नियतांक बीटा से गुणा करके समीकरण 7 में जोड़ते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट आर्टिकल इसी को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट।